Hello students and welcome back. Today we are going to cover organizing chapter of business studies. This is our chapter number 5. So we have already discussed planning कि हमने अपने वर्क का प्लान कर लिया कि हमें क्या काम करना है, उसकी प्लानिंग हमने बखूबी कर ली. अब सेकंड चीज़ क्या आती है कि ठीक है आपने प्लानिंग कर ली कि आपको ये अचीव करना है, बट अब उस काम को करेंगे कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. तो उसको करने के लिए पहले हम जो बुकिश हमारी डेफिनेशन दी हुई है उसे पढ़ लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. अब ये डेफिनेशन आपको आ गई. इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं. किस चीज़ के लिए? किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए. फिर उसे डिफाइन करते हैं और डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी. और थर्ड वर्क क्या करते हैं हम कि हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं जिसका पर्पस क्या होता है कि हम अपने गोल को अचीव करें. ठीक, तो ये डेफिनेशन अभी आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, बट हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. कैसे? पहला काम कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम है? आइडेंटिफाई करना और ग्रुप बनाना लोगों का जिनको ये काम परफॉर्म करना है. ठीक, सेकंड काम क्या है? अब आपने ग्रुप तो बना दिए लोगों के कि ठीक है 4 पर्सन यहाँ, 4 स्टूडेंट्स यहाँ, बट अब आप उनको डिफ़ाइन करोगे, बताओगे कि आपको क्या काम करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दोगे कि भाई अब मैंने अलग अलग टीम्स बना दी, इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है. तो आप उनको काम उनका समझाओगे प्लस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोगे. और थर्ड काम क्या करोगे? एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. फिर उनको तीसरा काम ये करोगे कि उनको बताओगे कि आपका जो पर्पस है वो क्या है, गोल अचीव करना. भाई जो हमने प्लानिंग के टाइम पे गोल सेट करे हैं अपने, यानी कि जो हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी बिजनेस के लिए गोल सेट कर देते हैं, तो वही तो हमारा अल्टीमेटली एम होता है. क्या एम होता है? गोल को अचीव करना. ठीक, तो इस डेफिनेशन को अगर आप इस तरह से 3 पार्ट्स में ब्रेक करके समझोगे, जो कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा. ठीक, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज़ करो कि मैं कोई इंस्टीट्यूट खोलने जाऊँ, है ना. अब मैंने इंस्टीट्यूट खोलना है, तो इंस्टीट्यूट में क्या क्या काम होंगे? भाई पढ़ाई तो होगी ही, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा एडमिन के क्या काम होंगे? काउंसलिंग होगा, है ना, पेपर वर्क होगा, फ़ी स्ट्रक्चर का काम देखा जाएगा. तो हम क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट्स बना लेंगे कि कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स मेरे आएंगे उसका डिपार्टमेंट ये हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट. दूसरा साइंस डिपार्टमेंट हो गया, तीसरा ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट हो गया. तो ताकि उन बच्चों से रिलेटेड काम वही डिपार्टमेंट देखे. ठीक, तो इस तरह से हमने ग्रुप बना दिया लोगों का और फिर उनको काम दे दिया कि भाई जो भी अकाउंट्स या इको या बीएसटी पढ़ने आए आप उनका देखेंगे, उनका जो सारा टेक केयर करना है वो आपको करना है ना. और फिर गोल क्या अचीव होना चाहिए कि वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो, वो हमारे क्लाइंट्स हो गए एक तरह से. ठीक, या एक दूसरा एग्जाम्पल लें. मान लो मेरे घर पे कोई वेडिंग है, कोई मैरिज है ना. तो घर में 5 भाई हैं, तो क्या करेंगे? हम हर किसी को अलग अलग काम दे देंगे ना कि भाई तुम केटरिंग का काम देखोगे, तुम डेकोरेशन का काम देखोगे, तुम्हें और जो भी चीज़ें खरीदारी होगी उसका काम देखना है. तो हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया. तो अगर जो भाई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेकोरेशन की, तो वो सारा काम उसी के हाथ में आएगा. अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो जाहिर सी बात है उसे पकड़ा जाएगा, है ना. तो वो क्या है, हमने सबको काम डिवाइड कर दिए और फिर उनको बता दिया कि भाई अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें खोजबीन करके बेस्ट करना है. और फिर एंड में क्या होना चाहिए? शादी बढ़िया होनी चाहिए. तो ये क्या है? ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है एक तरह से, जो हमें इसमें पढ़ना है. होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अब हम इसमें देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसकी आगे की सारी चीज़ें इसी डेफिनेशन पर डिपेंड करती हैं. तो स्टेप पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई ठीक है बहन की शादी है तो आपको इस भाई को ये काम देखना है, इस भाई को ये काम देखना है. तो हमने उनका जो वर्क था वो डिवाइड कर दिया. या आपने दूसरी चीज़ ले हम कि अगर बैंक है तो हम बैंक में क्या होता है, एक देखते हैं कि एक कैशियर होता है जो कैश एक्सेप्ट करता है,
कैशियर होता है जो पेमेंट्स करता है, एक पर्सन चेकबुक इशू कर रहा होता है, हर किसी को अपने अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो वो क्या है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती हूँ तो मैं उसमें डिपार्टमेंट्स में उसको असाइन कर दूँगी कि भाई ये कॉमर्स डिपार्टमेंट देखेगा, ये साइंस डिपार्टमेंट देखेंगे, है ना, इस तरह से। तो ऐसे ही कंपनीज़ में भी होता है कि मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट देखता है, पूरा सेल्स एक डिपार्टमेंट देखता है, परचेज़ एक डिपार्टमेंट देखता है। तो उससे क्या होता है, काम हमारा इजी हो जाता है, मिक्स नहीं होता कि एक ही पर्सन पे सारा बर्डन आ गया, उससे तो उसकी एफिशिएंसी लेस होगी, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब अगर आपने किसी पर्सन से काम करवाना है तो उसको उसकी ड्यूटी तो देनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा ना है सुबह ऑफिस में आ जाओ और जो काम दिख रहा हो वो कर लो, नहीं, वो तो हमारा सारा मैसअप कर देगा, पता चला किसी को तो कोई काम दिखेगा ही नहीं कि वो तो आराम से बैठा है, उसे काम ही नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करोगे आप उसके वर्क को उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि भाई आप लोगों को ये काम करना है, और कौन सी जॉब असाइन करोगे किसको, जिसमें वो बेस्ट हो। हमने पिछले वीडियोज़ में एक एग्जाम्पल लेके पढ़ा था कि पिन बनाने का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि कौन अच्छी बनाता है, तो उस हिसाब से हमने सबसे क्या करा, उनका स्पेशलाइजेशन वाला काम दे दिया कि क्योंकि अगर एक ही पर्सन पूरी पिन एक ही पर्सन बना रहा था तो सारे खाली 10 पिन्स बन रही थी उनकी। लेकिन फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये चीज़ देखा गया कि भाई एक बंदा तो उसे शार्प अच्छी तरह से कर रहा है, दूसरा बंदा उसकी कटिंग ज़्यादा अच्छी कर रहा है, तो उनको वो काम दे दिया, जो जिस काम में परफेक्ट था उसे वही काम दे दिया। उससे क्या हुआ, हमारी जो पिन्स थी वो 10 की जगह 100 बनकर सामने आई। ठीक, तो ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है। मतलब आपको ना ये आगे के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पढ़ते हुए आपको पीछे के चैप्टर्स अपने हमेशा याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ही लिंक्ड है ये सारा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है कुछ भी मतलब जैसे आपका ड्यूटीज़ या जो भी आपका काम आप दे रहे हो उसकी प्रॉपर आप उनसे फीडबैक लो, है ना। ये नहीं कि काम देकर और भूल जाओ, उसका आपको प्रॉपर फीडबैक चाहिए। अगर आपके मैनेजर ने सुपरवाइज़र को काम दे दिया, सुपरवाइज़र ने फोरमैन को, फोरमैन ने वर्कर्स को, तो आप टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहो, मतलब कि काम हो गया नहीं हो गया या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो उस आपने हायरार्की पढ़ी थी तो उससे जो है जो हमारा काम है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या था आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आती है हमारी इम्पोर्टेंस की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की। अब आप देखिए, सबसे पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब कि भाई अगर हमने किसी को वही वर्क दिया है जिसमें कि वो स्पेशलाइज्ड है उस काम को करने में, वही अगेन वही पिन वाला एग्जाम्पल लो आप, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा अच्छा काम वो कर पाएगा ना। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि मेरा कौन सा काम कौन अच्छा करता है। अब जैसे सपोज़ करो कि मेरे कोई मामा जी हैं, उन्हें खाने का बड़ा शौक़ है, तो हम शादी में आमतौर पे उन्हीं की केटरिंग की ड्यूटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, है ना। या कोई शॉपिंग में और बार्गेनिंग में बहुत अच्छा है तो हम उसे कहते हैं भाई तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग करने, अच्छी बार्गेनिंग करवा देते हो या मार्केट का ज़्यादा पता है ना। तो वो स्पेशलाइजेशन वाली बात हो गई। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। इसके अंदर क्या है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब and also clarifying the limits of authority and responsibility of each job. The superior subordinate relationship is clearly defined in organizing. आपको जो काम करवाना है किसी पर्सन से और जो भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो क्लियर होनी चाहिए, उनकी लिमिट सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को आपस में पता होना चाहिए कि ये मुझे ड्यूटी देने वाला है, वरना कई बार क्या होता है ईगो क्लैश कर जाती हैं कि अरे मैं इसकी क्यों सुनूं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी चीज़ है इसके अंदर कि हमारे रिलेशनशिप में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन मुझे हुक्म देगा या काम करने को कहेगा, मुझे फिर उसकी सुननी है ना, कि जो वो काम मुझे बता रहा है मुझे वो करना है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सही होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी तो कोई आकर, हमने कहा था ना कि कभी कोई आके बता गया आपको काम, कभी कोई आके बता गया, उससे क्या होगा, काम आपका होगा ही नहीं कभी। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए ताकि काम करने में हमें और बढ़िया हो। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये वाला टर्म इतनी बार आया है आपका कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे को जिस भी चीज़ से हम काम कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि काम डुप्लीकेट हो गया, डबल कर दिया, या पता ही नहीं है कौन क्या काम कर रहा है क्या नहीं, किसकी ज़रूरत थी,
है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको वो चीज़ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए और मिनिमम वेस्टेज निकालनी चाहिए। एडॉप्शन टू चेंजेस, अगर हमारे एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है तो हमें वो अडॉप्ट करने चाहिए, है ना। तो मतलब ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, ठीक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में एक हमारा था इम्पोर्टेंस कि अब सीबीएसई स्कूल्स हैं हम लोगों के, तो हम लोग क्या हैं, टीचर्स को क्या होता है कि वो रेगुलर सीबीएसई की मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बदल रहा है। तो वो क्या होता है, अडॉप्ट टू चेंजेस। जैसे आप लोगों का अभी कुछ सिलेबस डिडक्ट हुआ तो हम लोगों को पता चल गया और हमने आपको तुरंत वो चीज़ बताई अपने स्टूडेंट्स को, है ना। या क्या चीज़ नया ऐड होता है, कुछ भी होता है, वो चीज़ों की नॉलेज रहती है, तो वो क्या है, अडॉप्शन टू चेंजेस, हमें वो चेंज अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे ही मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ भी चीज़ हो गया, तो आपको पता होना चाहिए अपनी मार्केट का, है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसमें क्या है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हर एम्प्लॉय एक फ्रीनेस भी फील करता है तो वो एक इनिशिएटिव लेगा और बढ़िया काम करेगा। व्हेन मैनेजर डेलीगेट देयर अथॉरिटी, जब मैनेजर्स अथॉरिटी देंगे, it reduces their workload so they can focus on more important issues related to growth and innovation। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही होंगी तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और आपको नए प्लानिंग बता सकते हैं और बेटर चीज़ें वो आपको बता सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे ऑफिस में होनी चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। 7th है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, it helps in growth and diversification of an enterprise by adding more job positions, departments, product lines, new geographical territories etc। हमें हमारा जो वर्किंग एरिया है वो एक्सपैंड करना चाहिए, है ना, ताकि और ग्रो करना चाहिए, उससे हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना तो है ही। जैसे कि प्रोडक्ट लाइन, हमें अपने और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, नई जगह जाके हमें बिज़नेस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वास्ट होगी ना, बड़ी होती चली जाएगी। तो ये आज हमने ऑर्गेनाइजिंग और इम्पोर्टेंस पढ़ ली इसकी और स्टेप्स पढ़ लिया, इसको हम अभी इतना ही रखते हैं। बाकी आगे का चीज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।